और अब बात सियासत की। चुनावी शंखनाद के बाद से चुनावी राज्यों में हलचल तेज है। यूपी बीजेपी में जो भागम भाग मची है वो तस्वीर अब उत्तराखंड से भी आने लगी है। दो तस्वीरें जरा रख रहे हैं सामने, देखिए। यूपी में जहां बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह जैसे मंत्री समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, तो आज उत्तराखंड में बीजेपी के सीनियर नेता हरक सिंह रावत कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। हालांकि इसकी भनक लगते ही देर रात उनको पार्टी से बर्खास्त किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर हरक सिंह जिस बात से नाराज थे उनको मनाया नहीं जा सका। हालांकि पार्टी ने कई बार ये कहा कि बातचीत हुई है, सब कुछ एकदम ठीक है, अंदर कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके एक बड़ा झटका, हरक सिंह रावत पार्टी से पहले निकाले गए और जानकारी ये कि जल्द ही वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, जो सवाल उत्तर प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण था कि स्वामी प्रसाद मौर्य गए तो अपने साथ कितनों को लेकर जाएंगे, यही सवाल अब उत्तराखंड के लिए कि हरक सिंह निकाले तो गए, लेकिन अब वो अपने साथ कितनों को कांग्रेस पर शामिल करते हैं ये देखना होगा। हालांकि जाते जाते एक बात और कह गए कि अब सरकार कांग्रेस की बनने वाली है। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। उनसे आज तक संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। देखिए, कांग्रेस सरकार प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। सर, पहले तो इस मुद्दा ये है कि ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुंच गई, क्योंकि आपके कहा जा रहा था मांगे भी मानी जा रही थी, लेकिन फिर आपने टिकट की मांग कर ली। ये जो एलिगेशन निकल रहे हैं, आखिरकार सच्चाई क्या है इनमें, तथ्यों में? देखिए, अपने चेहरा छिपाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप देश को चला रहे हो, एक सोशल मीडिया पे फर्जी खबरों के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? जहां तक टिकट की बात है, प्रहलाद जोशी जी ने मुझसे कहा कि रावत जी क्या बातचीत है, तो मैंने कहा जी मैं अभी लेस्डोन गया था और जिस तरह अनुकृति ने वहां 5-7 हजार महिलाएं थी, उस बिल्कुल जंगल एरिया में, और जिस तरह लोगों में उत्साह था, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बहू ने या इस लड़की ने इतना बड़ा जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है। तो मैंने कहा आप विचार कर लो। और मैंने कहा कह लें आप आज पहली बार आपने कहा है, तो मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से बातचीत करूंगा। और मैंने कहा जी मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, आप मुझे जहां जिम्मेदारी देंगे मैं वहां काम करूंगा। मैं अब उस चीज को अपने चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए मैं कह रहा हूं, ये कह रहे कि हम विकास की बात मानी, कौन सी मान ली? हमने सेंट्रल स्कूल दिया कोटद्वार, वायदा था 2017 में हमारा। रोजगार दिया आपने उत्तराखंड के लोगों को, वायदा था उत्तराखंड के लोगों से। महंगाई कम करी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करी। अब आप कुछ भी कह दो, लेकिन मैं इस सबके बावजूद भी, घुटन भरी जिंदगी जीने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में था, क्योंकि मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने अपना संकल्प भी मेरा आज पूरा हो गया और उस घुटन भरी जिंदगी से मुझे निजात मिल गई। तो क्या आप कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे? अब बातचीत करूंगा। अब तो फर्जी था, लेकिन अब मैं बातचीत करूंगा और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा। और शायद कई बार जब भी, मैं हमेशा एक बात मानता हूं, बुराई में अच्छा ही ढूंढता हूं, और शायद जो भी आज हमें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए अच्छा है। शायद पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को जो ऊंचाई छूना चाहिए था, मैंने 25 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाषण दिया था कि ये राज्य के पास इतनी संभावनाएं हैं, ये राज्य अगर इसको उचित नेतृत्व मिलेगा, उचित नियोजन होगा और प्राकृतिक संसाधनों का उचित विकास होगा, तो ये उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य बन सकता है। ये जा रहा है कि आज आप जो है अपने साथ 2-3 और एमएलए के साथ लेके कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज इन परिस्थितियों में, क्योंकि मैं एक एमएलए किससे जानता हूं और जिनको मैं ले आ सकता हूं, जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जो मेरी बात मान सकते हैं, मैं जानता हूं कि उनको कांग्रेस में लाने के बाद भी मैंने टिकट दिलाने में उनकी मदद भी कर दी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते।
अब देखिए, हरक सिंह रावत एपिसोड के बाद पहली बार मीडिया से बोले पुष्कर सिंह धामी। कहा उनका लंबा अनुभव रहा है, वो खुद फैसला कर सकते हैं। जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। सर, हरक के जाने से क्या उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे? नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं है। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है कि परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? हरक सिंह रावत और लगातार हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? कर रहे थे, आपने उनको आवाज पर भी बुलाया था। उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। सर, हरक बहुत लंबे समय से नाराज रहे हैं, आपने आवाज पर भी बुलाया था। अरे यार, नहीं जा रहे भाई, नहीं हो गया यहाँ पर, आप रहने दो। सुप्रिया हमारे साथ मौजूद है, सुप्रिया भारद्वाज। सुप्रिया, हरक सिंह रावत थोड़े भावुक भी नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें भी आई हैं, हम जल्दी दिखाएंगे। लेकिन सुप्रिया, यहाँ सवाल ये है कि ये नाराजगी तो बहुत लंबी थी, मनाने की कोशिशें हुई, कहा गया सब ठीक है, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अब ये बताइए, क्या जानकारी, वो तो जा ही रहे हैं, कितने और विधायकों को ले जा रहे हैं वो साथ? अर्पिता, अभी तक जो खबर आ रही है वो यही है कि उनके साथ 2 या 3 जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से पत्ते जो है वो हरक सिंह रावत ने नहीं खोले हैं। खबरें ये भी आ रही है, कल रात उनकी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के साथ बैठक हुई है, बातचीत हुई है, और उसके बाद आज जब उन्होंने मीडिया से बात करी, आज तक से बात करी, तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि अभी जो कुछ भी कहना है वो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन 2-3 दिन के अंदर धुन जो है वो पूरी तरह से छट जाएगी। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे चाहे ना करे, लेकिन कांग्रेस के लिए काम करेंगे, और प्रदेश के अंदर जो है वो कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन रही है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं भावुक भी दिखे। उनको ये कहना था कि जिस तरह से उन्हें निकाला गया, एक अनसेरेमोनियल एग्जिट दी गई, उनको पहले फोन आया बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का कि आप जो है पार्टी के आला कमान से, वहां पर जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है उनसे बात कर लीजिए, लेकिन वो नहीं हुआ। जब तक वो उन सभी नेताओं से बात करते हैं, बीजेपी के अंदर जो केंद्र के बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, उनके साथ, तब तक ये सोशल मीडिया के ऊपर खबर आ गई कि उनको जो है बीजेपी से निकाल दिया गया है, जिसके चलते काफी आहत जो है वो दिख रहे हैं हरक सिंह रावत। मीडिया से बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लियर मैसेज, लाउड एंड क्लियर मैसेज जो वो दे रहे हैं वो यही है कि उत्तराखंड में अब जो है आर पार की टक्कर है, और हरक सिंह रावत ने ये पर्सनली कहीं ना कहीं दिल पर चीज ले ली है, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जाऊं चाहे ना जाऊं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा और इंश्योर करूंगा कि सरकार जो है प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो है वो कांग्रेस की बने। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो बीजेपी को भी देने की वो जो है कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए, कुल मिलाकर सुप्रिया, अभी तो उत्तराखंड में भी वही स्थिति लग रही है जो उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद थी। अब यही माना जा रहा है कि कितने और विधायक, हालांकि अभी तो संख्या 2 से 3 बताई जा रही है, हरक सिंह भी इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो बिना किसी को लिए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में कितने विधायक और टूटकर कांग्रेस के साथ या किसी अन्य दल के साथ जाते हैं। अब जरा बात पंजाब की भी कर लेते हैं। पंजाब चुनाव को लेकर थोड़ी देर में सुबह 10:30 बजे चुनाव आयोग की एक अहम बैठक है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को बाकायदा एक पत्र लिखकर 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती के लिए मतदान न कराने की मांग की है। इन दलों ने चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। उधर कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे पर चन्नी और सिद्धू में घमासान की खबर है। चन्नी के भाई समेत 2 करीबी रिश्तेदारों का टिकट कटा। इस बीच टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को लेकर भी पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दांव खेला है। मस्क को पंजाब में निवेश के लिए न्योता दिया गया है। हालांकि देखिए, 3 महत्वपूर्ण खबर पंजाब से जुड़ी। पहली,
16 तारीख को मतदान की जो तारीख है वो रविदास जयंती में, क्योंकि श्रद्धालु बनारस चले जाते हैं, ये दलील पार्टियों की तरफ से दी जा रही है, तो वो तारीख थोड़ी आगे बढ़ाया जाए। उस पर 10:30 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। दूसरी खबर, टिकट बंटवारे को लेकर घमासान की स्थिति दिख रही है चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच। चन्नी के कई खास लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं, जिस बात से वो भी नाराज है, उनके साथ वाले लोग भी नाराज हैं, तो ये किस करवट उठ बैठता है ये भी देखना होगा। वहीं एलन मस्क को लेकर भी एक नया दांव, चुनावी दांव चल दिया गया है और ये कहा गया है कि मस्क को पंजाब में निवेश के लिए न्योता दिया गया है। कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। कमलजीत, कुल मिलाकर देखिए यहां पर पंजाब में सियासी तूफान है, जहां एक तरफ तारीख आगे बढ़ाने को लेकर मीटिंग होने वाली है 10:30 बजे, वहीं दूसरी तरफ टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच। बिल्कुल राजनीति गर्माती जा रही है, खासतौर पे जब टिकट का बंटवारा हुआ है और 85 से ज्यादा ये टिकट्स दी गई हैं। उसमें डॉक्टर मनोहर जो कि खुद के भाई हैं चरणजीत सिंह चन्नी जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनको टिकट नहीं गई है और कहीं ना कहीं वो उंगली उठा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू पर। लेकिन उन्होंने कहा है कि पिछले चुनाव में भी वो इंडिपेंडेंट लड़े थे और इस बार भी ऐसा होगा। एक और अन्य रिश्तेदार है जो कि बीजेपी की टिकट से लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी ने अभी तक घोषणा नहीं की है अपनी टिकट की, क्योंकि उनका अलायंस है पीएलसी और ढिंडसा की पार्टी के साथ, और क्योंकि 21 तारीख नॉमिनेशन का दिन है तो इससे पहले सारी जो परतें हैं वो खुल भी जाएंगी। लेकिन जो पहला दाव है वो कांग्रेस ने किया है और अपना टिकट अनाउंसमेंट किया है। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी खुद चमकौर साहिब से लड़ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पर अपनी बात आती है भाई भतीजावाद, जिस तरह से एलिगेशंस पहले लगते आए हैं, इससे बचने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी खुद तो लड़ रहे हैं लेकिन उनके भाई दावेदार नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी। क्योंकि सियासी रण में अब अपराध, कानून व्यवस्था और दंगों का मुद्दा जोर शोर से उछल रहा है। बीजेपी ने इन मुद्दों पर विरोधी समाजवादी पार्टी को घेरने में दमखम लगा दिया। बीजेपी में आए पूर्व पुलिस अफसर असीम अरुण ने भी अखिलेश की पार्टी पर तीखा निशाना साधा। हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का चुनावी रण भीषण हो रहा है। इसमें दंगों की मार का जिक्र है, हिंदुओं के पलायन और प्रहार का जिक्र है। फड़क उठी है चुनावी समर भूमि में उतरने वाले योद्धाओं की जुबानी, गहराने लगा है चुनाव। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा निशाना अखिलेश यादव पर है। बीजेपी पहले से ही फर्क साफ है कि अभियान के साथ ये बताती और जताती रही है कि समाजवादी पार्टी में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। सीएम योगी ने आज अपने चुनावी तर्कश से एक और तीर दे मारा, कैराना में पलायन वाला। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। अकेले योगी आदित्यनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी इस बात से हमलावर है कि समाजवादी पार्टी में दंगों के आरोपी शामिल हुए हैं और अखिलेश ने उन्हें टिकट दिया है। और वो इसलिए क्योंकि लखनऊ में आईपीएस अधिकारी रहे असीम अरुण सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने एक दिन पहले कैराना से समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया।
लेकिन असली सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। सपा के समाजवाद का असली खेल या तो प्रत्याशी को जेल या फिर बेल। और आप नाहिद हसन को देखेंगे जो उनका प्रत्याशी नंबर 1 है समाजवादी पार्टी का, वो जेल में है। कैराना के समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो नामांकन से संबंधित काम के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर जा रहे थे। 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित किया था। 11 महीने पहले पुलिस ने समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इस मामले में नाहिद हसन की मां और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के नाम थे। कोर्ट में पेशी के बाद नाहिद हसन को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। 1 दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी जनता से सवाल किया था कि क्या मुजफ्फरनगर के दंगों को वापस कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो लिस्ट जारी हुई है उसे देख करके मैं ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है, चौंक गया है। 2017 से पहले जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विशेष तौर से स्थिति थी, यह टेलर दिखाने का काम किया गया है पहली लिस्ट के माध्यम से कि हम अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का साथ नहीं छोड़ सकते। यह श्री अखिलेश यादव जी का स्पष्ट संदेश है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के सपने का मतलब है फिर से दंगाराज, फिर से गुंडाराज, फिर से अपराधी राज। मगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया है कि कैराना से वो नाहिद के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। नाहिद न सही तो उनके परिवार का कोई सदस्य ही सही। तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। तो ये मान के चलिए कि आने वाले समय में पलायन के मुद्दे पर, दंगों के मुद्दे पर और अपराध के मुद्दे से भर जाने वाला होगा ये चुनाव। यूं ही नहीं कहते, इसे सबसे बड़ा समर। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। कैराना से शरद मलिक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। दिल्ली और मुंबई कोरोना की नई लहर के शिखर से गुजर चुका है। क्या टेस्टिंग कम करने की वजह से कोरोना के केस कम आ रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले कोरोना के नए केस का आपको अपडेट बताते चले। कोरोना के नए केस के नक्शे में भारी बदलाव हुआ है। टॉप से कुछ राज्य नीचे आए तो नीचे से कुछ राज्य ऊपर की तरफ गए। हालांकि महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर बना हुआ है। 34,047 नए केस के साथ कर्नाटक अब दूसरे नंबर पर आ गया है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, वहां कल 23,975 नए केस आए। दिल्ली में केस थोड़े घटे हैं। देश की राजधानी में कल कोरोना के 8,286 नए केस आए। केरल से 18,123 नए केस आए। उत्तर प्रदेश में केस बढ़े हैं और वो पश्चिम बंगाल से अब ऊपर हो गया है। यूपी में कल 17,185 केस आए, जबकि 14,938 गुजरात में भी एक दिन में नए केस का जो आंकड़ा है वो 10,000 को पार कर गया। यहां हम सिर्फ उन राज्यों को दिखा रहे हैं जहां कोरोना के डेली केस 10,000 से ऊपर हैं, जिनको आप देख रहे हैं। जिन जिन राज्यों का हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। पहले आप देखिए, जो महाराष्ट्र है वो अभी भी हालांकि ज्यादा ही है वहां पर केसेस, लेकिन दिल्ली दूसरे नंबर पर था। लेकिन अब कर्नाटक जो है वो दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अब जरा कुछ और आंकड़े आपको दिखा दें। 24 घंटे में अगर दिल्ली में केस देखिए, दिल्ली मुंबई में कोरोना के जो आंकड़े हैं, कल 20,718 केस थे। आज दिल्ली में 24 घंटे के अंदर 18,286 केस सामने आए हैं। मुंबई का हाल देखिए जरा, कल 10,661 केस थे, आज 7,985 केस मुंबई में सामने आए हैं। हालांकि बीएमसी अभी भी वो बात कह रही है कि कई लोग हैं जो घर में टेस्ट कर ले रहे हैं, आंकड़ा बीएमसी के पास नहीं पहुंच रहा है। तो क्या हम ये कहें कि टेस्टिंग कम हुई है इसलिए आंकड़े कम आ रहे हैं, या ये माने जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर कह रहे हैं कि पीक कई राज्यों में निकल चुका है। अब देखिए, कोरोना में मामूली बढ़त भी देखी गई कल, और अगर आज में आप तुलना करें तो जहां 2,71,202 केस कल थे, वहीं आज कुछ कम हुए हैं। 2,58,000 के करीब आज केस आए हैं। मौतों पर अगर नजर डालें तो कल 314 लोगों की मौत हुई थी, आज मौत का आंकड़ा बढ़ा है
385 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं संक्रमण दर भी देखिए, संक्रमण दर में भी इजाफा हुआ है, इसलिए चिंता अभी कम नहीं देखी जा रही है। 16.28% कल संक्रमण दर था, आज 19.65% संक्रमण दर तय की गई। वहीं महाराष्ट्र की जरा स्थिति देखिए, कल यहां 42,462 केस सामने आए थे और आज 41,327 केस महाराष्ट्र में। कर्नाटक में कल 32,000 के करीब केस थे, आज 34,000। यानी देखिए किस तरीके से कर्नाटक में केसेस बढ़े हैं। प्रोफेसर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कई राज्य हैं जहां पीक आ चुका है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी पीक आना बाकी है। और वहीं देखिए, ये कुछ हम आपको तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। IIT कानपुर के प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का ये गणितीय अनुमान है कि पीक पर आखिरकार कब कोरोना जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 4 लाख नए केस होंगे और पीक 23 जनवरी को कह रहे हैं कि भारत में पीक होगा। उसके पीक से आप समझिए उसके बाद धीरे धीरे केसेस जो हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। वहीं दिल्ली में जो पीक है वो गुजर गया है, केसेस कम हो रहे हैं। अब उनकी अगर बात पर हम लोग उसी तरह भरोसा करें तो आप समझिए कि दिल्ली में पीक आ चुका है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जितना अनुमान लगाया गया था कि पीक पे आंकड़ा यहां तक पहुंचेगा उतना नहीं पहुंचा है। महाराष्ट्र में 19 जनवरी को पीक होगा, उत्तर प्रदेश में भी 19 जनवरी वो कह रहे हैं, गुजरात में भी 19 जनवरी, हरियाणा में 20 जनवरी हो गई पीक और कर्नाटक में 23 और तमिलनाडु में 25 जनवरी। यानी आप ये मानिए कि 25 तारीख तक अलग अलग राज्यों में पीक हो जाएगा और देश में जैसा वो कह रहे हैं कि 23 जनवरी को पीक पे होगा, लेकिन 4 लाख के करीब केस होंगे। अनुमान इससे ज्यादा का लगाया गया था। वो ये कह रहे हैं कि कई जगहों पर अनुमान से कम केसेस आए हैं। अब देखिए, दिल्ली में लगातार कोरोना के केस घट रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर की पीक गुजर गई है। क्या दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट कम कोरोना टेस्ट का होना है? आंकड़ों से समझें तो 15 जनवरी को दिल्ली में 67,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए और संक्रमण दर 30% से ज्यादा दर्ज हुई। वहीं 16 जनवरी को दिल्ली में 65,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए और संक्रमण दर 27% से ज्यादा दर्ज हुई। यानी कि इस 24 घंटे के फासले के दौरान दिल्ली में 2000 टेस्ट कम हुए और संक्रमण दर में 3% की गिरावट देखने के लिए मिली। अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 हफ्ते तक कोरोना के इन गिरते हुए मामलों का आकलन किया जाएगा और देखना यह होगा कि क्या आने वाले दिनों में दिल्ली को कोरोना से राहत मिलती है या नहीं। कैमरामैन शगुन भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अब क्या दिल्ली और मुंबई ने कोरोना का पीक देख लिया है? क्या कम टेस्टिंग की वजह से यहां कोरोना के नए केस कम आ रहे हैं? देखिए ये रिपोर्ट, फिर हम आपको दोनों जगह मौजूद अपने संवाददाताओं के पास भी ले चलेंगे। क्या टेस्ट कम करके कोरोना संक्रमितों की संख्या कम दिखाने के प्रयास चल रहे हैं? देश में पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में पिछले 4 दिनों से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। 13 जनवरी को 28,867 नए संक्रमित पाए गए थे। 14 जनवरी को नए केस घटकर 24,383 पर आ गए। 15 जनवरी को इसमें और गिरावट आई, 20,718 नए केस आए और 16 जनवरी यानी कल नए केस की संख्या 20,000 से नीचे आ गई। कल दिल्ली में कोविड के 18,286 नए केस आए। क्या ये केस नाइट कर्फ्यू या पाबंदियों की वजह से गिरे हैं? हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, लेकिन एक और बड़ी वजह प्रत्यक्ष रूप से सामने आई है, वो है कोरोना टेस्टिंग में लगातार गिरावट। 13 जनवरी को 98,832 लोगों ने कोविड टेस्ट कराया था। 14 जनवरी को 79,578 लोगों ने टेस्ट कराए। 15 जनवरी को कोविड टेस्टिंग घटकर 67,624 पर आ गई। 16 जनवरी को 65,621 लोगों ने टेस्ट कराया। यानी कोविड टेस्टिंग लगातार कम हो रही है। यानी ऐसा लग रहा है टेस्ट में कमी का असर कोरोना केस के आंकड़ों पर पड़ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार अपना पीठ थपथपा रही है।
20,718 पॉजिटिव केसेस आए, पॉजिटिविटी 30% थी और 30 डेथ थी। हमारे जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 2600 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में खाली हैं। परसों के मुकाबले में कल केसेस काफ़ी कम है। पिछले 2 दिन से पहले एक बार 28,000 आए थे, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 20, तो लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। और आज का जो डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं उसमें लग रहा है 17,000 के केस लगभग आने चाहिए। वीकेंड कर्फ्यू का असर हुआ है और इस वजह से कोरोना कंट्रोल हुआ है। बिल्कुल, देखिए नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, हमने सारे कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, इवन ऑड किया है दुकानों के लिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए, उनका बिल्कुल असर पड़ रहा है। याद कीजिए, पिछली बार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए दिल्ली में 3T पर काम हुआ था, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। पहला टी है टेस्टिंग। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां किस किस घर में कोरोना फैला हुआ है। दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमने पता कर लिया कि ये आदमी कोरोना पॉजिटिव है। अब ये व्यक्ति किस किस से मिला, 14 दिन में किस किस से मिला, उनको सबको आइडेंटिफाई करते हैं और उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। तो क्या इस बार कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए नई स्ट्रैटेजी पर काम हो रहा है? सीधे तौर पर यह कहना मुश्किल है क्योंकि संक्रमण दर में भी कमी आई है। 15 जनवरी को संक्रमण दर 30.64% थी, जबकि कल यानी 16 जनवरी को 27.87% रही। कल जो टेस्टिंग हुई है 67,000 टेस्ट हुए हैं, पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, टेस्ट कम होने से कभी भी नंबर कम नहीं आते। जितने भी जिसको भी हल्का सा भी सिम्टम है, हल्की सी भी दिक्कत है या कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, सब टेस्ट कराते हैं। और ये ऐसा देखने में भी आया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर थोड़े टेस्ट कम हुए थे तो पॉजिटिविटी डबल हो गई। नंबर ऑफ केसेस कभी छूटते नहीं है। और जो ICMR की गाइडलाइन है, जितने टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, उससे अभी भी हमारे 3 गुने टेस्ट हो रहे हैं, तो उससे हम 3 गुना टेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली ही नहीं, मुंबई की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। ये 2 महानगर ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल रहे थे। यहां भी कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण अपनी ढलान पर है। 13 जनवरी को 13,702 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। इस दिन मुंबई में 63,031 कोविड टेस्ट हुए थे। फिर 14 जनवरी को 11,317 नए संक्रमित मिले, लेकिन उस दिन 54,924 लोगों के ही कोविड टेस्ट हुए, यानी 13 जनवरी से भी कम। उसी तर्ज पर 15 जनवरी को 10,661 नए केस मिले, यानी 14 तारीख से भी कम मरीज। तो इस दिन 54,558 लोगों ने टेस्ट कराया था, यानी टेस्ट कम हुए तो संक्रमित कम मिले। लेकिन ये 16 जनवरी को टेस्टिंग बढ़ने के बावजूद मरीज घटे। रविवार को 57,534 टेस्ट हुए और 7,985 मरीज ही आए। मुझे लगता है निगेटिव है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो उन्होंने जाके बहुत ज्यादा RT-PCR करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली डिपेंड ऑन द सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं है और रैट निगेटिव आ रही है या ओन टेस्टिंग जो कर रहे हैं उसमें भी निगेटिव आ रहा है, तो मुझे लगता है कि जब तक सिम्टम्स नहीं आते उसमें रैट करने की या RT-PCR करने की जरूरत है। दरअसल दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोई दूसरा राज्य, कोरोना संक्रमण को लेकर सभी लोग ICMR की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और इसमें टेस्टिंग को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। जैसे ICMR ने कहा है कि लक्षण नहीं तो टेस्ट नहीं, कोविड पेशेंट के संपर्क में आने पर भी टेस्ट जरूरी नहीं, कोरोना की पुष्टि के 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट जरूरी नहीं। ICMR गाइडलाइन के अनुसार अब एसिम्प्टोमेटिक लोगों का टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स की टेस्टिंग की जरूरत नहीं। किसी कोई बीमार है तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स है एसिम्प्टोमेटिक होता था, पहले वो टेस्ट होते थे, तो इसलिए वो टेस्ट नहीं हो रहे हैं। अब जो टेस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ सिम्प्टोमेटिक मरीज जिनको माइल्ड है या मॉडरेट है, जिसको खांसी है, बुखार है, जुकाम है, सर दर्द है, पैर दर्द है, उनकी टेस्टिंग हो रही है। इसीलिए इसकी पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि सिम्प्टोमेटिक लोगों की आप टेस्टिंग करेंगे तो उसमें ज्यादा लोग पॉजिटिव टेस्ट आएंगे। ये बिल्कुल तय बात है। मतलब ये कि अगर किसी को संक्रमण है और उसमें लक्षण नहीं है तो वो कितने भी लोगों को संक्रमित कर सकता है, क्योंकि टेस्ट होगा नहीं और पता चलेगा नहीं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, श्रुतिका और मुंबई से पारस धामा के साथ आज तक ब्यूरो।